हल्दी घाटी की गोद में बसा अरावली गांव, जो कभी अपनी हरियाली और खुशहाली के लिए जाना जाता था, आज एक सफेद कब्रिस्तान जैसा लग रहा था। पहाड़ों से उतरने वाली हवाएं हवा नहीं बल्कि बर्फ के अदृश्य खंजर थीं, जो हड्डियों को चीर कर निकल जाती थीं। लेकिन इस ठंड के साथ कुछ और भी आया था। एक अदृश्य दुश्मन जो हवा में तैरता था और फेफड़ों को जकड़ लेता था। गांव के लोग अपने लकड़ी के घरों में दुबके हुए थे। हर घर की चिमनी से निकलता धुआं बस यही गवाही दे रहा था कि अंदर अभी भी सांसें चल रही हैं। इन्हीं घरों में से एक था बाला का घर। 45 साल का बाला, जिसके चेहरे पर गरीबी की लकीरें उम्र से पहले ही उभर आई थीं। वो एक दिहाड़ी मजदूर था, जिसके पास न तो बैंक में जमा पूंजी थी और न ही बदन पर पर्याप्त कपड़े। उसकी दौलत बस उसकी ईमानदारी थी, जिसका फायदा दुनिया अक्सर उठाती थी। सुबह का समय था, लेकिन सूरज कोहरे की मोटी चादर में कहीं खो गया था। घर के अंदर चूल्हे की आग बुझने की कगार पर थी। बबलू कांपती आवाज में बोला, माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरा बदन ठंडा पड़ रहा है, मानो मैं बर्फ की सिली पर बैठा हूँ। थोड़ी आग जला दो माँ, मुझे ठंड सही नहीं जा रही है। हाँ बेटा, आज ठंड बहुत ही ज्यादा है। क्या करूं, घर में कोई भी गर्म कपड़े नहीं हैं। आज मैं तुम्हारे बाबा को तुम्हारे लिए स्वेटर लाने को बोलती हूँ। आज का दिन कैसे तो ही निकाल लो। स्वेटर पहनने के बाद फिर तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। तब तक तुम आग के पास बैठ कर रहना। बाला अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी उसकी पत्नी सरला अपने बेटे बबलू को चूल्हे के पास बैठाकर उसके पास आई। सरला की आवाज कांप रही थी, शायद ठंड से या शायद उस लाचारी से जो एक माँ महसूस करती है जब वो अपने बच्चे को ठिठुरता देखती है। बबलू के पापा, अजी सुनते हो, इस बार ठंड का मौसम बहुत ही भारी पड़ रहा है। मानो हिमालय से बर्फ बरस रही हो, ऐसा महसूस हो रहा है। बबलू ये पूरी रात सो नहीं पाया। सारी रात वो ठंड से कांप रहा था। इसके पास अब कोई भी ऐसा कपड़ा नहीं बचा जो इसे इस जानलेवा सर्दी से बचा सके। घर में एक भी कंबल नहीं है। हर साल तो हम जैसे तैसे निभा लेते थे, अब ठंड सहना बहुत मुश्किल हो रहा है। बबलू अभी भी छोटा बच्चा है, उसके लिए ठंड सहना भारी पड़ रहा है। आप कुछ कीजिए ना, मुझे बबलू की हालत देखी नहीं जा रही है। हाँ भाग्यवान, मैं कुछ करता हूँ। किसी ने सोचा भी नहीं होगा इतनी ठंड पड़ेगी। भगवान जाने ये क्या हो रहा है। बाला ने मुड़कर देखा। बबलू चूल्हे के पास सिकुड़ा हुआ कांपते बैठा था। उसके होंठ नीले पड़ रहे थे। बाला का दिल एक पल के लिए जैसे रुक सा गया। बाला बबलू के पास गया और बोला, तुम बहुत बहादुर हो मेरे बच्चे। ये ठंड, ये मौसम तुम्हारे शरीर को तोड़ सकती हैं, पर तुम्हारे हौसलों को नहीं। मेरी एक बात हमेशा के लिए याद रखना बेटे, ये जिंदगी पल पल हर एक कदम पर हमारा इम्तिहान लेगी। जो बिना डरे सारी मुसीबतों का सामना करना है, उसी को ये दुनिया सम्मान देती है। तुम्हें बहुत आगे बढ़ना है। बस आज तुम अपनी माँ के साथ आग के पास रहना, ताकि तुम्हें ठंड ना लगे। मैं जल्द ही लौट आऊंगा और तुम्हारे लिए एक अच्छा सा स्वेटर ले आऊंगा। स्वेटर पहनते ही तुम्हारी ठंड छूमंतर हो जाएगी। बस आज के दिन ठहर जाओ। हाँ बाबा, पर आपके पास भी तो कोई भी गर्म कपड़े नहीं है। आप इतने ठंड में कैसे बाहर काम करेंगे? आप बीमार पड़ जाएंगे बाबा। पहले आप अपने लिए एक अच्छा सा स्वेटर ले लो। मैं घर में आग के पास बैठा रहूंगा और मुझे ठंड भी नहीं लगेगी। बबलू की ये बात सुनकर बाला का दिल भर आया। वो अपने आंसू छुपाकर हंसते हुए बोला, बेटा, मुझे बचपन से ही ऐसी ठंड की आदत सी हो गई है। ये ठंड मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। अब ये मेरी दोस्त बन चुकी हैं, तुम मेरी चिंता न करो। आज जब शाम को घर आएंगे तो इसके लिए कुछ गर्म कपड़े लेते आइएगा। मैं अपना पुराना स्वेटर उधेड़कर ठीक करने की कोशिश कर रही थी, पर वो अब तार तार हो चुका है। अगर बबलू को मिल जाता तो अच्छा होता। हम जैसे तैसे निभा लेते। इस ठंड ने सबको बेहाल कर दिया है। बाला ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराने की कोशिश की, ताकि सरला का डर कम हो सके। हाँ भाग्यवान, तू फिक्र मत कर। बहुत दिनों के बाद आज भगवान ने मेरी सुन ली है। सरपंच जी के खेतों में काम मिला है। सुना है, आज वो मजदूरी के साथ साथ कुछ ऊपर का इनाम भी देने वाले हैं। आज शाम को जब मैं लौटूंगा तो सिर्फ बबलू के लिए ही नहीं, तेरे लिए भी बाजार से गर्म कपड़े और थोड़ा सा राशन साथ लाऊंगा। तुम ज्यादा फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा।
सरला ने बाला के हाथों को थाम लिया। वो हाथ जो पत्थर तोड़ तोड़कर सख्त हो गए थे, आज आग की तरह गर्म थे। सरला चौंक कर बोली, अजी, आपको तो तेज बुखार और खांसी भी है। इतनी ठंड में आप कैसे काम करेंगे? आप और बीमार पड़ जाएंगे। आज आप घर से बाहर मत जाओ। काम का बाद में देखते हैं। काम तो कल भी मिल जाएगा। आप अपनी तबीयत ठीक करो। अरे सरला, मुझे बुखार कुछ भी नहीं है। अभी मैं चूल्हे के पास बैठा था ना, इसलिए मेरा बदन थोड़ा ज्यादा गर्म है। मैं एकदम ठीक हूँ। आज काम पे नहीं गया तो और कहीं पे काम नहीं मिलेगा। मुझे आज काम पे जाना ही होगा। तुम मेरी चिंता ना करो। हाँ, तो तुम क्या बोल रही थी? नहीं, कुछ खास नहीं। हाँ, मैं ये कह रही थी कि मेरे लिए कुछ भी नहीं लाना, पर बबलू के लिए आप गरम स्वेटर जरूर लाना, और आप अपने लिए भी गरम कपड़े जरूर लेना। हाँ, मेरी कसम है आपको, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप दिन भर उस खुले खेत में बर्फीली हवाओं के बीच काम करते हैं। आपके पास तो कपड़ों के अलावा कुछ है ही नहीं। हम तो घर की चार दीवारी में रह लेते हैं, चूल्हे के पास बैठ जाएंगे। अगर हमारे पास गर्म कपड़े नहीं भी होंगे तो चल जाएगा, पर अगर आपको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? आप अपने लिए अच्छा जैकेट जरूर लाना। अरे पगली, मर्द को ठंड नहीं लगती। ये मामूली ठंड मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मेरी चमड़ी काम करके इतनी सख्त हो गई है कि ठंड दूर से ही भाग जाती है। तू बस शाम को गरम चाय तैयार रखना। मैं आज सब लेके आऊंगा। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाला घर से निकल पड़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, हवा के एक बर्फीले झोंके ने उसका स्वागत किया। वो हिम्मत जुटाकर सरपंच के घर के लिए निकल पड़ा। बाहर ठंड बहुत ही ज्यादा थी, पर बाला के दिल में गरीबी की आग सुलग रही थी। वो खुद को लाचार, बहुत ही लाचार महसूस कर रहा था। वो मन ही मन सोचते आगे चल रहा था। थोड़ी दूर जाते जाते उसे रास्ते में किशन मिला। कहाँ जा रहे हो बाला इतनी ठंड में? घर जाके आराम करो। आज इतनी ठंड है कि मानो ये ठंड सबको बर्फ की तरह जमाई देगी। हाँ किशन भाई, ठंड तो बहुत ही ज्यादा है। क्या करें? आज सरपंच जी के खेतों में काम मिला है। मैं उनके घर ही जा रहा हूँ। उनको पूछना है कि खेत में क्या काम करना है। आज कोई भी काम मिल जाए तो बबलू और तुम्हारे भाभी के लिए कुछ गर्म कपड़े लेके घर जाओ। बबलू की ठंड में तो हालत और भी खराब हो गई है। चलो मैं जाता हूँ। पहुंचने को देर हो गई तो सरपंच जी चिल्लाएंगे और काम भी करने नहीं देंगे। तुम्हें तो पता ही है उनका स्वभाव। चलो आता हूँ, फिर मिलेंगे। वो सरपंच के यहाँ जा ही रहा था कि उसे रास्ते में रमेश मिला, जो सरपंच के घर काम करता था। बाला भाई, सुबह सुबह इतनी ठंड में कहाँ चले? अरे रमेश भाई, जल्दी जल्दी में आप कहाँ चल दिए? आज सरपंच जी ने खेतों में काम करने के लिए बुलाया था, तो मैं उनके ही घर जा रहा हूँ। सरपंच जी घर पर ही है ना? रमेश कांपती आवाज में बोला। बाला भाई, क्या बताऊं तुम्हें, सरपंच जी की तबीयत बहुत ही खराब है। कल रात से उन्हें तेज बुखार और खांसी भी है। मैं उनके लिए वैद्य जी को ही बुलाने जा रहा हूँ। आप जाके सेठ जी को पूछ लेना। मैं चलता हूँ। बाला भागते भागते सरपंच के घर पहुंचा। घर के बाहर सरपंच का बेटा मिला। भैया जी, आज सरपंच जी ने बुलाया था। खेतों में कुछ काम करना है। आपको कुछ पता है क्या? बाला, पिताजी बहुत ही बीमार हैं और खेतों में इतनी बर्फ जमा है कि मैं तुम्हें क्या काम दूं। और मुझे ये भी पता नहीं है कि खेतों में क्या काम करना है। वो सब पिताजी को ही पता है। ऐसा करो, तुम बाद में आना। ठीक है भैया, मैं बाद में आता हूँ। बाला कुछ भी बोल नहीं पाया और वहां से निकल पड़ा। अब उसके मन में दुविधा थी और वो मन ही मन सोचने लगा, मैं खाली हाथ घर कैसे जाऊं? सरला और बबलू के लिए गर्म कपड़े भी लेके जाना है। अब क्या करूं? कुछ तो करना पड़ेगा। किससे मदद मांगूं? कौन मेरी मदद करेगा? हाँ, गोपाल चाचा को पूछता हूं, शायद उनसे कुछ मदद मिल जाए। बाला दुविधा भरे मन से मन ही मन सोचते गोपाल चाचा के घर की ओर निकल पड़ा। गोपाल चाचा मदद करेंगे या नहीं? पहले से ही उनके बहुत उपकार हैं हमारे पे। क्या उनसे मदद मांगूं या नहीं? क्या बात है बाला, इतने सुबह सुबह ठंड में कहाँ जा रहा है? चाचा, मैं आपके ही पास आया हूँ। आज मैं सरपंच जी के घर गया था। कल उन्होंने खेतों में काम के लिए बुलाया था, पर आज उनकी तबीयत बहुत ही खराब है, तो आज मेरे पास कोई भी काम नहीं है। क्या आपसे कुछ मदद मिल सकती है क्या?
बबलू और सरला के लिए कुछ गर्म कपड़े लेना था। ठंड भी बहुत बढ़ रही है और बबलू की हालत भी खराब हो रही है। क्या बात कर रहे हो? सरपंच जी बीमार हैं, पर बाला मेरे पास भी तुम्हें देने के लिए कोई भी काम नहीं है। अगर तुम खेतों में से कुछ सब्जियां निकाल लाओगे तो कुछ सब्जियां तुम रख लेना। जब तुम खेतों से लौट आओगे तो मैं मेरे पोते के कुछ गर्म कपड़े तुम्हें दे दूंगा। तुम्हारा काम भी हो जाएगा। चलेगा ना बाला? चलेगा गोपाल चाचा, मैं यूं गया और सब्जियां तोड़कर यूं आया। बाला गोपाल चाचा के खेतों के तरफ चल पड़ा। जैसे ही वो खेत में गया तो सारे खेत बर्फ में जम चुके थे। वो बर्फ हटाकर सब्जियां तोड़ने लगा। ठंडी हवा इतनी थी कि उसके हाथ कांपने लगते, सांस फूल जाती। फिर भी वो हिम्मत करके सब्जियां निकाल रहा था। उसने सब्जियों से टोकरी भरी और गोपाल चाचा के घर निकल पड़ा। आ गए बाला, आओ। रखो यहाँ सारी सब्जियां। ये लो, कुछ सब्जियां तुम रख लो और ये लो कुछ गरम कपड़े तुम्हारे बेटे के लिए। मेरे पास इतना ही है बाला, मुझे लगता है इससे तुम्हारा काम चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। ये देखकर बबलू तो बहुत खुश हो जाएगा। आज आपने भगवान बनकर बड़ी मदद की। आज आप नहीं होते तो मुझे खाली हाथ घर जाना पड़ता। ठीक है बाला, अब घर जाओ। वैसे भी ठंड और भी बढ़ गई है। हाँ बाला, तुम सुबह बोल रहे थे ना कि सरपंच जी बहुत बीमार हैं। तुम्हें पता है क्या, उनको जानलेवा वायरस लगा है। 2 दिन पहले वो शहर गए थे, वहां से ये वायरस ने उन्हें घेर लिया। अब सारे गांव में ये वायरस फैल रहा है। उनके घर के आसपास के कुछ लोग बीमार हैं। रेडियो पर गांव के डॉक्टर भी यही कह रहे हैं कि ये वायरस बहुत ही खतरनाक है। जो भी इसके चपेट में आता है वो ज्यादा दिन नहीं बचता और इस पर अभी तक कोई भी औषधि या इलाज नहीं मिला है। तुम अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। बाप रे, क्या बात कर रहे हो चाचा? ये वायरस इतना खतरनाक है, अपने गांव का कैसे होगा? पता नहीं बाला, अब सब ऊपर वाले के हाथ में है। भगवान जो भी करेंगे हम अपना नसीब समझ के स्वीकार कर लेंगे। हम गरीबों के पास और दूसरा क्या रास्ता है। ठीक है, अब तुम घर जाओ। बाला सुन्न हो गया। वो जोर जोर से घर की तरफ निकल पड़ा। उसकी सांसें फूल रही थीं, फिर भी वो रुका नहीं, बस लगातार चलता रहा। थोड़ी देर में वो घर पहुंचा। बबलू के बापू, आप आ गए? आओ, आप बैठिए, मैं चाय बना के लाती हूँ। बाला खामोश था। वो ठंड के मारे कांपने लगा। उसकी सांसें फूल रही थी और वो चुपचाप चूल्हे के पास आग सेकने बैठ गया। और वो मन में कुछ सोच रहा था। उसके मन में दुविधा थी कि सरला को गांव में फैले जानलेवा वायरस के बारे में बताऊं या नहीं। तभी बबलू बोला, क्या बात है बाबा, आप क्या सोच रहे हो? नहीं, कुछ भी तो नहीं। मैं ये सोच रहा था बेटा कि अपना गांव बर्फ से ढक गया है। हर जगह बर्फ ही बर्फ फैला है, रास्तों में, खेतों में, और सरपंच जी भी बीमार हो गए हैं। अब अगला काम कब मिलेगा यही सोच रहा था। काम रहेगा तो ही अपना घर चलेगा ना बेटा। क्या बात कर रहे हो बबलू के बापू? क्या आपको आज कुछ भी काम नहीं मिला क्या? ये भगवान, तू हमारी गरीबी की कितनी इम्तिहान लेगा? शांत हो जाओ सरला, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने सरपंच जी के बेटे से पूछा था कि खेतों में कुछ काम है तो मैं कर दूंगा, पर उनको ही नहीं पता था कि खेतों में क्या काम करना है। तो उन्होंने बोला कि बाद में आ जाओ, तब तक सरपंच जी भी ठीक हो जाएंगे और काम भी मिल जाएगा। अगर आपको कहीं भी काम नहीं मिला तो फिर आप ये इतना सारा सामान कहाँ से लेके आए? अजी, आप किसी से भी कुछ भी उधार मांग लाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता। हमें जो भी मेहनत का मिलेगा हम उतने में ही गुजारा कर लेंगे। ऐसी बात नहीं है भाग्यवान। सुनो तो, मैं फिर गोपाल चाचा के घर गया, उनको सारी बात बताई। फिर उन्होंने मुझे खेतों में से सब्जियां निकाल लाने का काम दिया और मैं सब्जियां निकाल के लाया और उन्होंने ये सब्जियां और बबलू के लिए ये गर्म स्वेटर दिया है। ये पुराना है, क्या बबलू को ये पसंद आएगा? पर मैं
तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं ला पाया, मुझे माफ कर देना। अजी आप क्या बोल रहे हो? ऐसी बातें ना करो आप। मैं कहाँ घर से बाहर जाती हूँ, मैं दिन भर घर में ही तो रहती हूँ। घर के अंदर मुझे कहाँ ठंड लगती है, पर आप दिन भर खुले आसमान के नीचे इतने ठंड में सुबह से शाम तक काम करते हैं। स्वेटर की आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, बस आपके पास एक छोटा सा मफलर ही है। आप अपने लिए एक अच्छा सा स्वेटर ले लो। घर का आदमी ऐसे ही काम पे जाएगा तो मुझे कैसे अच्छा लगेगा। आप मेरी बात मानो, कल आप अपने लिए एक अच्छा सा स्वेटर लेके ही आना। सरला, मुझे गर्म कपड़े की अभी जरूरत नहीं है। कैसे जरूरत नहीं है जी? आप दिन भर घर के बाहर खुले खेतों में कड़क ठंड में काम करते हो तो आपको ठंड नहीं लगती क्या? आप किस मिट्टी के बने हो? अजी, गरीब होना कोई गुनाह है क्या? क्या गरीब को भूख प्यास ठंड गर्मी नहीं लगती? माना कि हमारे पास पैसे नहीं है, पर जैसे जैसे काम मिलेगा वैसे हम गुजारा कर लेंगे। क्या आप मेरी इतनी सी बात भी नहीं मानेंगे क्या? कल आप अपने लिए एक अच्छा सा स्वेटर लेके ही आना। बाला मुस्कुराकर बात टालते हुए बोला, सरला, ऐसी बात नहीं है, तुम भी ना। छोड़ो सरला, मुझे जोरों की भूख लग रही है, चलो कुछ खाने को दो। ठीक है, मैं जल्दी खाना बनाती हूँ, आप दोनों हाथ पांव धो लो। हाँ, पर मेरी बात याद रखना, आप कल अपने लिए एक अच्छा सा स्वेटर ले लेना, पता नहीं ठंड और कितने दिन रहेगी। सब लोग खाना खाकर सोने की तैयारी कर चुके थे। बाहर बर्फीली हवा सन्नाटा की रही थी। कच्चे घर की दीवारों के बीच दिया टिमटिमा रहा था। उसी सन्नाटे में सरला ने करवट बदली और धीमी आवाज में बोली, आजी सुनते हो, सो गए क्या? नहीं भाग्यवान, नींद कहाँ आती है। क्यों, क्या बात है? जब से आप घर आए हो कुछ खोए खोए से लग रहे हो। दिल में क्या चल रहा है? कोई चिंता है तो मुझे बताओ। कैसे बताऊं सरला, अपना और अपने गांव का क्या होगा। पूरा गांव ठंड की चपेट में है, हर तरफ बर्फ ही बर्फ, काम बंद पड़े हैं। सरपंच जी को वही जानलेवा वायरस हो गया है जो पूरे गांव में फैल रहा है। जब तक मौसम नहीं बदलेगा रोजी रोटी का कोई सहारा नहीं, घर कैसे चलेगा, बस यही सोच रहा था। हे राम, सरपंच जी को जानलेवा वायरस? ये क्या अनहोनी हो रही है? क्या देखने को और सुनने को मिल रहा है? आप क्या करें बबलू के बापू, आप भी तो उनके घर गए थे, कहीं आपको तो? पता नहीं, पर सारा बदन टूट रहा है, सांसें भी कुछ तेज लग रही हैं। क्या तुम वैसा ही काढ़ा बना दोगी जैसा माँ बचपन में पिलाती थी? अरे, ये बात पहले क्यों नहीं बताई? आप लेटे रहिए, मैं अभी बना के लाती हूँ। आप भी ना कुछ भी बताते नहीं है। हे भगवान, आपको इतनी ठंड में काम करने की क्या जरूरत थी? मैं अभी आई। सरला कांपते हाथों से काढ़ा बनाने लगती हैं। चले उठिए, ये लीजिए गर्मा गर्म काढ़ा। बाला काढ़ा पीकर कुछ ही देर में गहरी नींद में चला गया। आधी रात करीब 2 बजे सरला बाला को उठाने लगी। बबलू के बापू, अजय सुनते हो? उठिए ना। बबलू का बदन तवे की तरह तप रहा है, वो कांप रहा है। मुझे भी तेज बुखार है, मुझसे चला भी नहीं जा रहा। हे राम, हे भगवान। बाला ने दोनों को छू कर देखा, उनका बदन आग की तरह जल रहा था। बबलू, ये बेटा बबलू, आप वैद्य जी को बुला लाइए ना। अभी कोई भी डॉक्टर गांव में नहीं मिलेगा, जल्दी जल्दी जाइए ना। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। आपको अब कैसे लग रहा है? आपको भी तो तेज बुखार है। मुझे अब ठीक लग रहा है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी वैद्य जी को लेकर आता हूँ। तब तक बबलू को काढ़ा पिलाना और तुम भी पीना। अजी, काढ़ा बनाने की जड़ी बूटी सारी खत्म हो गई है। पहाड़ी वाली जड़ी बूटियां गांव में सिर्फ वैद्य जी के पास ही मिलेगी। आप जाइए, बस वैद्य जी को बना के लाइए, वैद्य जी इसका सही इलाज कर देंगे। कल सुबह हम सब गांव के डॉक्टर को दिखाएंगे। गहरी अंधेरी रात में बाला दौड़कर वैद्य जी के घर की ओर निकल पड़ा। वैद्य जी घर में है क्या? वैद्य जी। बाला, इतनी रात गए, क्या हुआ, क्या बात है, सब ठीक है ना? वैद्य जी, सरला और बबलू को तेज बुखार है, आप चलिए ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। बाला वैद्य जी को लेकर घर पहुंचा।
वैद्य जी बल्बू और सरला का इलाज करने लगे। बाला, ये कोई साधारण बुखार नहीं है, ये वही जानलेवा वायरस है जो गांव में धीरे धीरे फैल रहा है। डॉक्टर इसे हंता वायरस कह रहे हैं। हमारा एक ऐसा दुश्मन जो दिखाई नहीं देता है, हवा में तैरता है और सांसों के जरिए फेफड़ों में घुसकर उन्हें जकड़ लेता। जिसे भी ये वायरस अपनी चपेट में लेता, 2 दिनों के भीतर उसके फेफड़े पत्थर हो जाते और वो तड़प तड़प कर दम तोड़ देता। मैंने अपने तरीके से इलाज तो कर लिया है। कल सुबह तुम सब डॉक्टर को जरूर दिखा देना, वहीं सही इलाज करेंगे। बाला, इसमें कोई भी लापरवाही नहीं करना, वरना पछताना पड़ेगा। ठीक है वैद्य जी, मैं कोई भी लापरवाही नहीं करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैद्य जी, आपके पास हरी का मूली जड़ी बूटी है क्या? हमारे घर में थी पर वो भी खत्म हो चुकी हैं। नहीं बाला, हरी का मूली जड़ी बूटी मेरे पास भी नहीं है। मुझ जैसे बूढ़े को कहाँ जमता है पहाड़ चढ़ना। चलो अब मैं चलता हूँ, और कुछ भी लगे तो मुझे बुला लेना। जी वैद्य जी, अब चलेगा। वैद्य जी चलिए, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। थोड़ी देर में बाला घर आया और उसने देखा कि बबलू और सरला की हालत और भी खराब हो रही है। दोनों आग की तरह जल रहे थे। बबलू के बापू, वैद्य जी क्या बोले? चिंता की कोई बात नहीं है ना? आप थक गए हो आके यहाँ, सो जाइए, हम ठीक हैं। ये औषधि खाकर हमें आराम मिल जाएगा। आपको कैसे लग रहा है? आप ठीक है ना? हम सुबह डॉक्टर को दिखाएंगे। आप सो जाओ, क्यों इतनी चिंता कर रहे हो आप? हमें कुछ नहीं होगा। इतने बुखार में भी सरला को अपने परिवार की चिंता थी। ये देखकर बाला का मन टूट गया और वो मन ही मन खुद को कोसने लगा। बाला हिम्मत जुटाकर बोला, हाँ सरला, मुझे अभी अच्छा लग रहा है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारे बनाए काढ़े से मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। मेरा बुखार तो कम हो रहा है, बस थोड़ी सी थकान लग रही है। वैद्य जी ने जो दवा दी है वो सारी बबलू और मैंने खा ली है। आग खाकर सो जाइए, अभी सुबह होने में कुछ घंटे ही तो बचे हैं। सुबह हम सब डॉक्टर को दिखाएंगे। अभी आप सो जाओ। ठीक है, तुम अब शांति से सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ। बाला बिस्तर पर करवट बदल रहा था। मन ही मन वो रोता, अगर किसी को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। हे भगवान, कोई तो रास्ता बताएं। रात के सन्नाटे में वो उठ खड़ा हुआ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जड़ी बूटियां लाकर ही रहूंगा। मैं अपने परिवार को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। किसी भी हालत में मुझे जाना ही होगा। वो चुपके से लालटेन लेकर घर से निकल पड़ा। ठंड से कांपते हुए, सांसें फूलती हुई, खुद की परवाह न करते हुए वो पहाड़ी चढ़ता रहा। वो बर्फ हटाकर जड़ी बूटियां खोजने लगा। हर कदम पर गिरता फिर उठता, हर पौधन को बारीकी से सूंघता और अपने थैले में डालता जाता। उसने कुछ पेड़ की मूली और पत्ते थैले में भरी और घर की ओर निकल पड़ा। घर आते ही उसने कांपते हाथों से धीरे से काढ़ा बनाना शुरू किया। काढ़ा तैयार होने के बाद बाला सरला को उठाते हुए बोला, सरला, सुनती हो? उठ जाओ। बबलू, उठ जा बेटा। देखो, मैंने तुम्हारे लिए और बबलू के लिए ये काढ़ा बनाया है। लो, पी लो। क्या हुआ बबलू के बापू? ये माँ, सारा बदन टूट रहा है जी। माँ मर गई रे। कुछ भी अनाप शनाप मत बोलो। ये लो, इसे पियो, तुम दोनों को अच्छा लगेगा। ये तो काढ़ा है जी, सारी जड़ी बूटियां तो खत्म हो चुकी थी, तो ये आप कहाँ से लाए? क्या पहाड़ी पर गए थे इतनी रात में? क्यों बबलू के बापू, आप क्यों ऐसा करते हैं? मैं क्या करता भाग्यवान? क्या मैं यूं ही हाथ पे हाथ धरे बैठता? मुझे जो समझ आया वो मैंने किया। ये सब छोड़ो और ये काढ़ा पियो। बबलू, ये लो, तू भी पी। मेरी माँ हर साल मुझे ये काढ़ा पिलाती थी और कोई भी बीमारी हमारे आसपास नहीं भटकती। काढ़ा पीकर सब गहरी नींद में सो गए। जब सुबह हुई तो बाला की नींद अचानक खुल गई। वो सरला और बबलू को देखने लगा। दोनों हिल भी नहीं रहे थे।
बाला का दिल जोर से धड़कने लगा। वो उठकर सरला और बबलू को उठाने लगा। सरला, बबलू, उठ जाओ, सुबह हो गई। सरला, बबलू। थोड़ी देर के बाद सरला नींद से जागी और बोली, क्या हुआ बबलू के बापू, इतनी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? सरला, तुम ठीक हो ना? अब तुम्हें कैसे लग रहा है? तुम्हारी तबीयत कैसी है? मुझे तो अच्छा महसूस हो रहा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सरला ने बबलू को हाथ लगाकर देखा तो उसका बुखार भी जा चुका था। बबलू भी ठीक है, आपको कैसा लग रहा है? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लगता है काढ़े ने अपना असर कर दिया। ये तो जादू हो गया। फिर भी हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, वही सही तरीके से इलाज करेंगे। हम थोड़ी देर में अस्पताल जाते हैं। ठीक है, तैयार हो जाओ, हम सब डॉक्टर के पास जाएंगे। बाला अपने परिवार को अस्पताल ले जा रहा था। उसके हाथ में थैला लटका था। रास्ते भर का दृश्य दिल तोड़ देने वाला था। कोई खांस रहा था, कोई दर्द से कराह रहा था। कहीं माँ अपने बच्चे को सीने से लगाए रो रही थी, तो कहीं बूढ़े लोग ठंड और बीमारी से कांप रहे थे। हर चेहरे पर डर था, डर मौत का, डर अपनों को खो देने का। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने तीनों की जांच की। कुछ देर रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर चौंक गए। हैरानी की बात है, आप तीनों तो बिल्कुल ठीक हैं। आपके शरीर में किसी भी तरह का वायरस नहीं है, या वायरस का कोई भी लक्षण नहीं है। वैद्य जी ये सुनकर आगे बढ़े और बोले, डॉक्टर साहब, ये असंभव कैसे हो सकता है? कल रात मैंने खुद इनकी जांच की थी। इन तीनों में वही जानलेवा वायरस के साफ लक्षण थे जो पूरे गांव में फैल रहा है। डॉक्टर भी सोच में पड़ गए। रातों रात ऐसे क्या हो गया? वैद्य जी बाला की ओर देखकर बोले, बाला, सच बताओ, तुम्हें भी वायरस ने जकड़ लिया था? फिर ऐसा क्या हुआ कि अब तुम तीनों को वायरस का कोई भी लक्षण नहीं है? तुम लोग बिल्कुल ठीक हो। वैद्य जी, रात को मैं पहाड़ी पर गया था। सरला और बबलू की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। वहीं मुझे ये जड़ी बूटियां मिली। मैंने इनका काढ़ा बनाया और हम तीनों ने पिया। शायद उसी काढ़े ने हमें बचा लिया। ये सारी जड़ी बूटियां आप रख लीजिए। अगर ये हमारे काम आ सकती हैं, तो सारे गांव की भी जान बचा सकती हैं। आप ये सारी जड़ी बूटियां लेके जाइए और गांव को बचाइए। वैद्य जी ने जड़ी बूटियों को हाथ में लिया। उनकी आंखों में चमक और गर्व साफ दिख रहा था। बाला, ये कोई साधारण जड़ी बूटी नहीं है। ये सिर्फ कड़ाके की ठंड में उगती है और इसे केवल रात के अंधेरे में ही तोड़ा जा सकता है। तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया है बाला। हमें तुम पर गर्व है बाला। अब सिर्फ तुम्हारा परिवार नहीं, पूरा गांव बचेगा। मैं अभी जाता हूं और ये काढ़ा बना के सारे गांव को पिलाता हूं। बिना देर किए वैद्य जी ने काढ़ा तैयार कराया। एक एक करके पूरे गांव को पिलाया गया। जो लोग मौत के इंतजार में थे, उनकी सांसें लौट आईं। जो बच्चे खांसते खांसते थक चुके थे, वे मुस्कुराने लगे। कुछ ही दिनों में पूरा गांव फिर से जिंदगी की ओर लौट आया। बाला चुपचाप ये सब देख रहा था। न कोई घमंड, न कोई उम्मीद कि कोई उसका नाम ले। बस दिल में सुकून था कि उसने अपना फर्ज निभाया। जब पूरी दुनिया डर से थम जाए, तब किसी एक इंसान का साहस हजारों जिंदगियां बचा सकता है। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका ज्ञान, उसकी परंपराएं और अपनों के लिए किया गया निस्वार्थ प्रेम होता है। कभी कभी चमत्कार दवाओं में नहीं, बल्कि इंसान के हौसले में छिपा होता है। जिंदगी हर हालत में जीना सिखाती है, बस हमें जिंदा रहने का हौसला चाहिए।